सभी को नमस्कार। आज ये मेरी पहली डिस्कशन क्लास है आप लोगों के साथ में। जी हाँ, जो लोग इग्नू से बीटीएस का प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल्स का प्रोग्राम जो कर रहे हैं, ये उनके लिए है। मैं खुद भी नया हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो सके और मेरी भी साथ में हेल्प हो सके, क्योंकि रिविज़न हिसाब से है मेरे लिए। अगर मैं क्लासेस आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो थोड़ा बहुत मैंने जो पढ़ा है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, तो आज हम लोग BTME मतलब फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसका एक सब्जेक्ट है BTME, टूरिज़्म अंडरटेकिंग। उसको लेकर आज हम लोग बात करेंगे। आज उसके पहली जो क्लास है, उसका जो पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जी हाँ, तो टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसका इंट्रोडक्शन है, ये पहला जो यूनिट है इसका। उसमें हमारे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं, हमें पता लगेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इट्स एलिमेंट्स, कि ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन टूरिज़्म एंड ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म और ट्रांसपोर्टेशन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या नाता है, इसके बारे में पता चलेगा हमें। है समराइज द वे ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ टूरिज़्म। तो टूरिज़्म जो है वो इवॉल्व हुआ है, जितने दिन बीते हैं टूरिज़्म उस हिसाब से धीरे धीरे चेंज हुआ है। तो किस तरीके से चेंज हुआ है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन की क्या कंट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम जानेंगे इस यूनिट में। और चौथा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज इन द रियल्म ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म के रिलेशन में जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, पॉलिसीज क्या क्या हैं, उनके बारे में जानेंगे कि टूरिज्म से जुड़ते हुए उनके क्या क्या रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज। तो पहले हम लोग पहुँच जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। Tourism has become one of the largest industries in the world, and it would not have been possible without the advancement and modernization of transport system. तो टूरिज़्म जो है आज के ज़माने में पूरी दुनिया में बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत ह्यूज इंडस्ट्री। उसमें अच्छी खासी मतलब इकोनॉमी इन्वॉल्व है और अच्छा खासा पैसा हम लोग कमाते हैं। तो उसमें आगे बढ़ने के लिए बिना ट्रांसपोर्टेशन, यानी टूरिस्ट आता है तो किसी ट्रांसपोर्ट से ही आता है, टूरिस्ट कहीं जाता है तो किसी ट्रांसपोर्ट से ही जाता है। तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के टूरिज़्म को हम लोग बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो उसका एक अखंड पार्ट है, टूरिज़्म का एक अखंड पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रैवल इज़ फंडामेंटल इन टूरिज़्म एंड ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल इन फैसिलिटेटिंग सेफ, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल ट्रैवल। जो मैंने कहा कि ट्रैवल करना टूरिज़्म का एक अखंड पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। तो बिना उसके तो आप टूरिज़्म कर नहीं सकते। और टूरिज़्म कैसा, वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा, वो सेफ़ हो, कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो एकदम बिल्कुल, और सुरक्षित हो और अफोर्डेबल हो, अपनी जेब पे जो कि थोड़ा सा कम भारी हो, ऐसा। तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री वुड सर्टेनली बिकम नॉन फंक्शनल इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर नहीं रहेगा, मतलब आपका वाहन या कोई भी चीज़ जो जिस पे हम चलते हैं टूरिज़्म करने के वक्त, अगर वो नहीं रहेगा तो टूरिज़्म इंडस्ट्री चल नहीं सकती, वो तो बंद हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो खैर, ट्रांसपोर्ट प्लेज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग टूरिस्ट फ्रॉम वन ओरिजिन टू डेस्टिनेशन वाया ट्रांजिट रूट और टू रिटर्न, बट ऑल्सो मेकिंग द ट्रैवल मोर एंजॉयबल। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो ना सिर्फ केवल एक टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और वापस उसे घर छोड़ती है, बल्कि इसके अलावा भी उसे एक बहुत ही एंटरटेनिंग यानी मज़ेदार टूर देती है। यानी आप जब कहीं जाते हैं, सीधी बात, आप समझ लो आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो या फ्लाइट से जा रहे हो या आप जहाज़ से जा रहे हो, तो आप देखते हैं कि आपको अच्छी अच्छी सीनरीज दिखती हैं, आपको नई नई जगह मिलती है, आप कहीं रुकते हैं, कुछ चाय पीते हैं, कुछ खाना खाते हैं। तो ये जो मज़ा है गाड़ी में या किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट में घूमने का, वो एक अलग। टूरिज़्म आपका तो डेस्टिनेशन है कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उस जाते वक्त बीच का जो रास्ता है, उसे जब आप बराबर एंजॉय करते हैं तो वो भी एक पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही है।
Transport expansion is in a destination increases tourist footfalls and promotes the scope of tourism. किसी भी डेस्टिनेशन में अगर ट्रांसपोर्ट एक्सपैंड होता है, यानी समझ लीजिए कहीं पे आप जाना चाहते हैं, किसी भी टूरिस्ट पॉइंट पे आप जाना चाहते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं, अगर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ेगा तो लोगों की तादाद बढ़ेगी, तो इकोनॉमी ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा नहीं होगा तो फिर तो वो टूरिज़्म जो है वो कम होगा, वो लिमिटेड होगा, वो कम लोग जा पाएंगे, कम वक्त मतलब दे पाएंगे उस जगह को, क्योंकि आधे लोगों को पता हो कि वहाँ जाने आने में ही बड़ी दिक्कत है। तो वो तो किसी भी जगह जाने आने के लिए तो जैसे ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, तो अगर वो डेस्टिनेशन में अगर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बढ़ती रहे, धीरे 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 सुलभ होती रहे, तो उस जगह की कीमत बढ़ती है, पैसा ज़्यादा आने लगता है वहाँ पे। The role of transportation is to enhance the activeness of tourist destination and is a key component in tourism. वही एक ही बात ये लोग बार बार बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जितनी बढ़िया होगी उतना ही डेस्टिनेशन में लोगों का आना जाना बढ़ेगा, जिससे टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा। Currently the transport system constitutes the largest share in international travel. आज की डेट में जो हमारी जो यातायात व्यवस्था, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, वो वर्ल्ड टूरिज्म में सबसे बड़ा रोल निभाती है, सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। अकॉर्डिंग टू द फिगर्स रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये शब्द बार बार हमको पढ़ना पड़ेगा, ये शब्द बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग टूरिज्म के स्टूडेंट्स हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWTO, यानी UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके हिसाब से द शेयर ऑफ एयर ट्रैवल इंक्रीज फ्रॉम 46% टू 2000 साल में एयर ट्रैवल जो है उसका शेयर जो था टूरिज्म में 46% से बढ़कर 2018 में 58% पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि क्योंकि विकास हुआ है ट्रांसपोर्ट का, उस हिसाब से ये आगे बढ़ गया, क्योंकि विकास हुआ तो इसके शेयर्स बढ़े वहाँ पे, और वो जगह जहाँ पे लेके जाते थे उससे वो उस जगह की भी कीमत और बढ़ने लगी। तो ये जो है यहाँ पे इन लोगों की यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWT जो है वो जो है, ये हमेशा आंकड़े दिखाता रहता है, जिससे आपको ये पता लगे कि किस तरीके से टूरिज्म एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपैंड कर रहा है और बढ़ रहा है। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। अब हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या है। The word transportation is derived from Latin word transporte. एक लैटिन शब्द है ट्रांसपोर्टे, जहाँ से वर्ड आया है टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन शब्द आया है, तो ट्रांसपोर्टे से ट्रांसपोर्टेशन आया है। दिस प्राइमरी कैरीज गुड्स एंड ट्रांसफर्स पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मुख्य जो कार्य था, मुख्यतः जो इसका कार्य था वो था लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, इसी को ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता था। ट्रांसपोर्टेशन enables the movement of people or goods safely, economically and timely from one location to another. ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है हमें सामान को और इंसान को एक जगह से दूसरी जगह में सेफली यानी सुरक्षित तरीके से ले जाने में, कंफर्टेबली यानी कि आराम से बहुत ही सुख सुविधाओं के साथ ले जाने के लिए, और टाइमली यानी वक्त के साथ ले जाने में, बिल्कुल वक्त पे पहुंचा देने में ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने में हमारी मदद करता है। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड विथ नेसेसरी एंड एडवांस फैसिलिटीज लाइक रोड, बस स्टैंड्स, फ्यूल स्टेशन, सर्विस स्टेशन, फायर सेफ्टी स्टेशन, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो उसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई, जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हैं, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी में कहीं भी, आपकी खुद की गाड़ी एक ट्रांसपोर्ट का जरिया है, तो वो जब आप कहीं जाते हैं तो उसके साथ कुछ चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं, ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं, जैसे कि फ्यूल स्टेशंस, यानी आप तेल भरवाते ही हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस, जो आपको भरवाने के लिए गैस स्टेशन में जाना पड़ेगा।
बस स्टैंड्स, आप बस स्टैंड्स के पास में रुकते हैं, अगर आप बस में जा रहे हैं कहीं पे तो बस स्टैंड पे गाड़ी रुकती है। रोड्स, रोड्स तो बेसिक है, बिना रोड्स के तो आप अपनी गाड़ी चला नहीं सकते। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड मतलब रोड जो हमारा जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसके लिए तो रोड की ज़रूरत है ही है, बिल्कुल। अच्छा, अब है सर्विस स्टेशन, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी की सर्विस, अब समझ लीजिए लंबी दूरी पे आप कहीं लद्दाख सिक्किम जा रहे हैं, गाड़ी को कुछ हो गया तो आपको सर्विस स्टेशन पे रुकना पड़ेगा। जैसी चीज़ फायर सेफ्टी स्टेशन, तो फायर सेफ्टी भी अगर कुछ है, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं गाड़ी में तो वहाँ पे भी आपको रुकना पड़ सकता है। कैफेटेरिया, जहाँ आप थोड़ा सा कुछ खाना पीना कर सकते हैं। रेस्ट रूम, जहाँ आप थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक जुड़ी हुई रहती हैं उसके साथ में। An efficient transport system is essential for the fastest and sustained economic development. किसी भी देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक अग्रगति के लिए, किसी भी देश की आर्थिक अग्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत सुचारू हो, बहुत सॉफ्ट हो, एफिशिएंट हो, बहुत अच्छा हो, तभी हम लोग बहुत जल्द से जल्द आगे बढ़ सकते हैं। A transport system enables connectivity between people and places. एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो इंसान और जगहों के बीच में लिंक जोड़ता है, इंसान और जगहों को जोड़ देता है। आज आप रहते हैं समझ लीजिए जम्मू और कश्मीर में, तो एक जम्मू कश्मीर के मेरे भाई अगर चाहें कि मैं कन्याकुमारी में जाऊं तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू से, चाहे फ्लाइट से पहुंचे, चाहे गाड़ी से पहुंचे, जैसे ही पहुंचे, तो वो इन दोनों को, जो कन्याकुमारी को कश्मीर के एक इंसान से जोड़ देता है। क्या जोड़ती है वो? ट्रांसपोर्टेशन जोड़ देती है इन लोगों को। ट्रांसपोर्टेशन कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इट एक्ट्स एज ए सिस्टम विद डिफरेंट एलिमेंट्स टू इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इसके अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग भाग हैं। ये अलग अलग टुकड़े जो हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो मदद करते हैं एक पूरी सिस्टम को चलाने में, ट्रांसपोर्टेशन के एक पूरे सिस्टम को चलाने में। अगर वो एक चीज़ दूसरे के साथ मदद ना करे, सिंपल सी बात बताता हूँ जो मैंने पहले भी आपको बताई कि आपकी गाड़ी जब जा रही है तो बीच में एक उसका इंटीग्रेटेड एलिमेंट आ गया, फ्यूल स्टेशन, यानी जहाँ गैस स्टेशन, आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं। तो पेट्रोल पंप अगर ना हो तो आपकी गाड़ी तो आगे बढ़ नहीं सकती। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो पेट्रोल पंप ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन का एक अभिन्न अंग हो गया, समझ? तो एवरी एलिमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। तो ये हर एक जो इसके जो टुकड़े हैं, ये आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो हर एक टुकड़ा है वो बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन को पूरा करने में। अकेले ट्रांसपोर्टेशन पूरा नहीं हो सकता है, उसके साथ इन चीज़ों को जोड़ना होगा। और वो हर चीज़ अपनी अपनी जगह एक स्पेसिफिक रोल, मतलब एक विशेष कार्य करता है, एक रोल अदा करता है हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे। जैसे हम फिल्में देखते हैं तो विलन का काम करता है, हीरो का काम करता है, हीरोइन का काम करती है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स अपना काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये जो इंटीग्रेटेड पार्ट्स हैं ये अपना अपना काम ट्रांसपोर्टेशन को सुचारू रूप से चलाने में करते हैं, किरदार अदा करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूपर के हिसाब से 2005 में देयर आर 4 बेसिक फिजिकल एलिमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कूपर के हिसाब से उन्होंने 2005 में कहा था 4 चीज़ें होती हैं एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, 4 फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं। जी हाँ, 4 फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। दे आर द वे, पथ, रास्ता, द टर्मिनल, जहाँ पहुँच रहे हैं या जहाँ से चढ़ रहे हैं, द कैरिंग यूनिट, जिस चीज़ पे आप जा रहे हैं, वो गाड़ी हो सकती है, जहाज़ हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, रेलगाड़ी हो सकती है, ये कैरिंग यूनिट हो गया आपका। और चौथा मोटिव पावर, आपका मोटिव पावर, यानी किस चीज़ से ये चीज़ आगे ये आप जो चल रहे हैं, आप जो डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो, कौन सी मोटिव आपको लेके जा रहे। आप जल्दी जाना चाहते हैं, आप फ्लाइट पकड़ते हैं, एक मोटिव हो गया। आप कहाँ जाना चाहते हैं उस हिसाब से आपका मोटिव काम करेगा। हर चीज़ आपका मोटिव है कि मुझे धीरे जाना है, मुझे आराम करते हुए जाना, तो आप अपनी गाड़ी या फिर कोई कैब बुक कर लेते हैं, तो आप धीरे जाते हैं। ये मोटिव पावर। तो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, 4 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। एक है रास्ता, द वे, दूसरा द टर्मिनल, यानी जहाँ से आप चढ़ते हैं या जहाँ पहुँचते हैं, तीसरा द कैरिंग यूनिट, यानी जिस पे आप चढ़ते हैं और जिससे उतरते हैं, और चौथा मोटिव पावर, यानी जिस वजह से आप उस पर चढ़ते हैं।
द वे represents that medium on which that specific mode of transportation takes place and it can be both natural as well as artificial. अब सबसे पहले हम बात करेंगे वे यानी पथ यानी रास्ते की। जो रास्ता वो मीडियम होता है, वो चीज़ होती है जो on which that specific mode of transportation takes place. तो रास्ता वो चीज़ होती है जिस पे एक स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रेल हो उसके लिए रास्ता है रेलवे ट्रैक, अगर गाड़ी है तो हम लोगों का जो रोड्स होते हैं वो, अगर जहाज़ है तो पानी का रास्ता, अगर हवाई जहाज़ है तो आसमान का रास्ता। तो रास्ता वो मीडियम होता है जिससे एक स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चलता है, और वो रास्ता नेचुरल भी हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ जगहों पे अपने आप रास्ते बन जाते हैं और कुछ जगहों पे रास्ते बनाए जाते हैं। तो ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, यानी प्राकृतिक भी हो सकता है या फिर इंसान द्वारा बनाया गया भी हो सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे नंबर पे। पहला था हमारे 4 क्या क्या एलिमेंट्स थे? द वे रास्ता, द टर्मिनल जहाँ से आप चढ़ रहे हैं जहाँ उतर रहे हैं, तीसरा द कैरिंग यूनिट यानी जिस पे आप चढ़ रहे हैं जिससे उतर रहे हैं, और चौथा मोटिव पावर। तो पहला हमने पढ़ लिया रास्ता। अब हम पढ़ेंगे कि दूसरा हो गया, अच्छा रास्ते का एक एग्जांपल इन्होंने दिया, रोड रेलवे जो होता है। एक आर्टिफिशियल जो होता है, इन्होंने जो बताया कि आर्टिफिशियल कौन सा हो गया, रोड जो हम बनाते हैं, जो मैंने अभी कहा वही है। तो और जो रेलवे ट्रैक्स जो बनती हैं। अब जो नेचुरल वेज ये बता रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो हैं जैसे रिवर्स हो गए, समंदर हो गए, कि नदी तो इंसान बनाता नहीं, नदी अपने आप बन जाती है, तो वो लेकिन नदी पे नाव चलती है, समंदर पे जहाज चलते हैं। तो ये हो गए नेचुरल वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और आर्टिफिशियल कौन से हो गए? रोड्स हो गए, रेलवे लाइंस हो गए, रेलवे ट्रैक्स हो गए, ये हो गए हमारे। अच्छा, द टर्मिनल। अब आते हैं हम टर्मिनल पे, यानी पे हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो है टर्मिनल। यानी इट इज़ द फैसिलिटी on which a transport service commences transporting people or cargo to a distant place. अब टर्मिनल कौन सा होता है कि जहां आप पहुंच रहे हैं एक डेस्टिनेशन की जगह, जहां पे एक गाड़ी आपको या सामान को लेकर उतार देती है। हम बोलते हैं ना कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, क्योंकि वहाँ वो है मेन चीज़ जहाँ पे सब उतर जाते हैं या जहाँ से सब चढ़ते हैं। तो वो जो मेन जगह हुई जहाँ से आप मेनली उतरते हैं या चढ़ते हैं उसे कहते हैं टर्मिनल। तो आपको आपकी गाड़ी जो है जहाँ पे जाके आपकी यात्रा ख़त्म होती है या जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है उसे कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल इन एन एयरपोर्ट फ्रॉम वेयर द मोड ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन बिगिंस टू अनदर एयरपोर्ट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द पैसेंजर टू डू फॉर्मेलिटीज फॉर डिपार्चर। तो टर्मिनल वो भी हो गया कि जहाँ से आप चढ़े, यानी एयरपोर्ट टर्मिनल उन्होंने बताया जहाँ आप अपना डिपार्चर के लिए सारी जो वहाँ की जो नियम है आप वो देखते हैं, जो इन्होंने बताया कि फॉर्मेलिटीज़ करते हैं डिपार्चर के लिए, आप वो कर लेने के बाद में फिर आप वहाँ से चढ़ जाते हैं, तो वो टर्मिनल एक होगा। और एक टर्मिनल जहाँ आप जाके उतरते हैं जिस एयरपोर्ट पे, वहाँ पे भी एक टर्मिनल जहाँ से आप अपना सामान वो जो बेल्ट में आता है वहाँ से आप लेते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं। Terminals acts as an interchange or transit point for passenger or traveler to lay over and take facilities over the restroom, cafeteria, shopping, spa, etc. अब टर्मिनल्स में क्या होता है, ये इंटरचेंज और ट्रांजिट पॉइंट ऑफ पैसेंजर होते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ, आप किसी फ्लाइट से ब्रेक जर्नी कर रहे हैं, तो आप एक टर्मिनल से चढ़े, बीच में दूसरे टर्मिनल पे उतरे, समझ लीजिए कि वहाँ आपको आधा दिन या एक दिन बिताना है, उस हिसाब से अपनी फ्लाइट। तो वहाँ पे टर्मिनल में आप क्या करते हैं, उस वक्त में आप रेस्ट रूम ले लेते हैं, या फिर ट्रेन की बात करें, कुछ लोग ट्रेन जर्नी करते हैं, तो आप समझ लीजिए यहाँ से कहीं जा रहे हैं। अब आपको मैं सिंपल से देता हूँ, जैसे हम लोग अगर कभी जाना चाहते हैं कि शिमला, तो यहाँ से आपको कालका जाना पड़ेगा। अब कालका से आपको टॉय ट्रेन पकड़ के फिर शिमला, तो अब कालका में आप जाके रेस्ट रूम में रेस्ट ले सकते हैं, आप थोड़ा चाय पी सकते हैं, कैफेटेरिया में जाके शॉपिंग कर सकते हैं, स्पा वगैरह ले सकते हैं, ये आप पर है। तो वो टर्मिनल्स जो होती हैं वो होती है कि जो आदमी को थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक देती है, और ये सारी फैसिलिटीज़ लेने के लिए आदमी के पास सुविधाएं होती है। द कैरिंग यूनिट, द व्हीकल्स यूज्ड फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड बस, कोच और कार। तो
रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बसेज यूज़ करते हैं, कोचेज़ यूज़ करते हैं, कार्स यूज़ करते हैं, या बड़ी बड़ी जो जिस पे सामान भेजा जाता है, कार्स भेजी जाती हैं, वो जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं वो होते हैं, ये रोड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होती है जब हम हवा में उड़ेंगे, जो मैंने पहले ही बताया आपको। शिप की ज़रूरत होती है जब हम पानी से जाएंगे। तो कैरिंग यूनिट, कैरिंग मतलब लेना, यूनिट यानी जो चीज़ लेती है, यानी हम लोगों को जो चीज़ लेके जाती है, यानी कैरिंग यूनिट, वो हो गई हमारी कैरिंग यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो आमतौर पे कैरिंग यूनिट अगर आप सामान खरीदते हैं बाज़ार से, तो क्या हो गया, आपका जो जो बैग होता है, जो जिस प्लास्टिक में पॉलीथीन में आप लेते हैं, वो कैरिंग यूनिट हो गया। तो वही वो क्या काम करता है कि आप लोगों को उसके अंदर डाल के आप सामान सामान उसमें डाल के लेके आते हो। सेम यहाँ पे एक गाड़ी या बस या शिप या एरोप्लेन हम लोगों को अपने अंदर लेकर एक से दूसरी जगह पहुंचा देती है। तो कैरिंग यूनिट वही हो गया इस वक्त हमारे लिए। वो चौथा हो गया भाई मोटिव पावर, जिसके बारे में पहले बात करें। तो मोटिव पावर क्या है? दिस पावर द व्हीकल टू मूव ऑन द वे एंड इट्स कैपेसिटी एंड सिग्निफिकेंस इन द स्पीड, रेंज एंड सेफ्टी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ये मोटिव पावर एक गाड़ी को ताकत देती है ताकि वो मूव ऑन द वे, रास्ते पे वो चल सके। एक 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 इच्छा शक्ति, एक एक मोटिव पावर उस गाड़ी के अंदर डाली जाती है जिससे कि वो गाड़ी चल सके सुचारू रूप से। एंड इट्स कैपेसिटी एंड सिग्निफिकेंट, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। ये मोटिव होता है ना कि आपका मोटिव ये है कि आप 2 लोग घूमने जाओगे या 10 लोग घूमने जाओगे। अगर 2 लोग घूमने जाओगे तो आप एक छोटी गाड़ी लोगे, अगर 10 लोग घूमने जाओगे तो आप लोग एक बड़ी वाली गाड़ी बुक करोगे। तो ये जो मोटिव, उसमें आप स्पीड भी देख लोगे, मोटिव में क्या है कि स्पीड कितनी रखनी है आपको, धीरे जाना है, जल्दी जाना है, रेंज कितना है आपका, दूरी कितनी है, और सेफ्टी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कि उसकी सेफ्टी कितनी है, ये आपको देख के आप लोग जो है मोटिव चलते हैं कि उसकी सेफ्टी क्या है। अब क्लासिफिकेशंस पे आते हैं हम लोग जी। ट्रांसपोर्टेशन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वे, मीडियम ऑन विच द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। तो क्लासिफिकेशन यानी इसके जो भाग हैं वो क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग तोड़ सकते हैं कितने भागों में। एक ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया, एक यातायात का ज़रिया जिस चीज़ पे चलता है या जिन चीज़ों पे चलता है, उन चीज़ों के आधार पर हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। 3 ही मुख्य तरीके हैं। एक है रास्ता, रोड यानी लैंड ट्रांसपोर्ट, या फिर रेलवे, लैंड ट्रांसपोर्ट ज़मीन के ऊपर होती है। दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जो पानी पे होती है, यानी कि समंदर में हो, नदियों में हो या झीलों में, जैसा भी है, जैसे डल झील में है। तीसरा जो है वो है एयर ट्रांसपोर्ट यानी आसमान से, यानी हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन्स हो गए, जेट्स हो गए, प्राइवेट चार्टर प्लेन्स हो गए, ये चीज़। तो पहला हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में जी। लैंड ट्रांसपोर्ट जो होता है, ओवरलैंड और सरफेस ट्रांसपोर्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट। मैंने जो पहले ही बताया कि लैंड ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम 2 भागों में भाग कर सकते हैं। ये एक है रोड ट्रांसपोर्ट और दूसरा रेल ट्रांसपोर्ट, यानी ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें होती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए ज़मीन के ऊपर 2 ही तो चीज़ें होती हैं, या तो रास्ते होते हैं या फिर रेलवे ट्रैक्स होती हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है ना। तो अगर आप ये बोलें कि भाई हम स्केट्स करके, तो स्केट भी तो रास्ते पे ही करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2 ही चीज़ें होती है, या तो रास्ता चाहिए आपको ज़मीन के लिए, ज़मीन पे 2 ही चीज़ें मिलेंगी, या तो रास्ता मिलेगा या तो रेलवे ट्रैक्स मिलेंगे। 2 ही चीज़ें चल सकती हैं। रास्ते पे बस हो गई, टैक्सी हो गई, कार हो गई, और जितना भी आपका मतलब रास्तों पे चलने वाला, और ट्रेन पे, रेलवे ट्रैक्स पे ट्रेन्स होती हैं हमारी जो भी चलती हैं। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन, अब हम पहले रास्ते की बात करते हैं, रेलवे पे बाद में आते हैं, पहले रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। दिस द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज यूज्ड इन ऑल द रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। ये एक बहुत ही आम ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है जो कि पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत आम है। रोड ट्रांसपोर्ट तो मतलब कहते हैं इससे ज़्यादा आम कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि दुनिया में हर कोने में ज़मीन है और ज़मीन पे रास्ते हैं, सीधी बात। दिस इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स। तो अलग अलग लोगों, भिन्न भिन्न लोगों के साथ ये एक ऐसा कॉमन चीज़ है, एक प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि आप दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी इलाके में हो, लेकिन ये एक प्राइमरी चीज़ है जो आप लोगों को
बहुत ज़रूरी है और हर इंसान के लिए ज़रूरी है, भिन्न भिन्न लोगों के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, जो अलग अलग टाइप के हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे इन्होंने कुछ बताए हैं। बस आपको सभी को पता है, इंटरसिटी बस सर्विसेज हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाली। रेगुलर रूट शेड्यूल बस सर्विस, रूट की बस सर्विस, जैसे जो अपने एरिया में चलती है कि हाँ भाई अपने यहाँ 71 नंबर वाली बस यहाँ से यहाँ जाती है, अपने यहाँ 85 नंबर वाली बस वहाँ से वहाँ जाती है। तो ये जो हो गया, ये रूट की स्पेशलाइज्ड बसेज हैं, इस रूट से उस रूट पे। मोटर कोचेज होती हैं, मोटर लगी हुई जो कोचेज, बड़ी वाली कोचेज होती हैं। अच्छा, चार्टर्ड सर्विस, जो चार्टर्ड बसेज होती हैं, जो अपना होता है ना, जो वॉल्वो बस वगैरह जो चार्टर्ड होती हैं। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, अब एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अगर आप एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको टर्मिनल से अगर प्लेन दूर खड़ा है तो आपको बसेस में लेके जाया जाता है, तो एयरपोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़रूरी होती है। उन बसों में, या फिर वो देखिएगा वो जो कार्स में आपका सामान खींच के वहाँ पे लेके जाया जाता है, जो आपका जो कार्गो है, आपका लगेज चढ़ता है फ्लाइट में, तो बिल्कुल एयरपोर्ट्स के ऊपर रोड से होती है। अच्छा, एक बसेस के अंडर में ये आ गए जो, और दूसरा ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल के अंडर में क्या आता है, बसेस के अंडर में तो आगे इंटरसिटी बस सर्विस, शेड्यूल बस सर्विस, मोटर कोच, चार्टर सर्विस, एयर ट्रांसपोर्ट। अब दूसरा हो गया ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में हमारा क्या क्या आता है, प्राइवेट कार, यानी हम लोगों के पास में जो कारें हैं वो कार रेंटर कार है, हम लोग जो कार बुक कर सकते हैं। आप कहीं पे भी कार बुक कर सकते हैं, रेंट ले सकते हैं कि मुझे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कार रेंट चाहिए। टैक्सी एंड लिमोजिन सर्विसेज, टैक्सी और लिमोजिन की सर्विसेज जो होती हैं, आप हम लोग ओला उबेर आजकल बुक करते हैं ना फटाक से, वो हो गया। रिक्रिएशनल व्हीकल्स, जैसे होता है कि कुछ गाड़ियाँ आजकल मॉडिफाई कर दी गई हैं कि आप उसमें आराम से रह भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, जैसे हम लोग कैरावैन बोलते हैं ना, वो जो पीछे एकदम बड़ा कमरा वमरा, आजकल काफ़ी एक्टर्स वगैरह करवा रहे हैं, हमने देखा सैफ अली खान वगैरह ये सब करते हैं, तो वो चीज़ें होगी। अच्छा, गुड्स फ्राइट कार्गो व्हीकल, अब सामान लेने वाला जो जो ट्रक्स हो गए, ट्रक्स में तो हम सामान ही भेजा जाता है, या जो मैंने बताया ट्रॉलर्स हो गए बड़े बड़े, जिसमें गाड़ियाँ कंपनी का भारी भारी माल जाता है, अब हाईवेज पे देखेंगे वो हो गया। अब दूसरे नंबर पे आता है रेल ट्रांसपोर्ट, पहला हो गया रोड ट्रांसपोर्ट, अब आते हैं रेल ट्रांसपोर्ट। रेलवेज हैव बीन अ सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कई कोनों में रेलवे एक बहुत ही ज़रूरी यातायात का साधन है। It is one of the mass transport modes of transportation. It is relatively more environmental friendly and well a highly economic form of transport. अब ये मास ट्रांसपोर्ट मोड है। मास कैसे है कि आप एक गाड़ी में या बस में लिमिटेड लोग ही ले जा सकते हैं, मतलब लिमिटेड यानी एक, मतलब बहुत कम संख्या में लोग जा सकते हैं। लेकिन एक ट्रेन में 12 कमरे, 14 कमरे, 9 कमरे, 10 कमरे होते हैं, तो आप उसमें बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पीपल लेके जा सकते हैं, खूब सारे लोगों को आप लेके जा सकते हैं, और वो ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि गाड़ियों से पेट्रोल का धुआं, डीजल का धुआं निकलता है जो प्रदूषण फैलाता है, लेकिन ट्रेन से वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि अब तो वो कोयले वाली इंजन नहीं रही, अब तो इलेक्ट्रिक वाली है, तो उससे प्रदूषण नहीं होता। दूसरा है हाईली इकोनॉमिक। अब जितना पैसा आप एक कार बुक करके यहाँ से, मतलब बात की बात, अगर कन्याकुमारी से आप वहाँ तक जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं या वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो उतना जो है उससे ज़्यादा तो अच्छा है कि आप एक ट्रेन में चले जाएं, बहुत बहुत सस्ता पड़ेगा वो आपको। तो वही बताइए, इकोनॉमिक भी है। तो ये जो है, ये 2-3 चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स हमारी चलती हैं। हमारे यहाँ पे 3 तरीके की डिफरेंट ट्रेन लाइन्स हैं। एक हो गया ब्रॉड गेज, यानी चौड़े वाले जो गेज होता है ब्रॉड। दूसरा हो गया नैरो गेज, ठीक है, एक जो एकदम पतले वाले जो लाइन्स होती है ना, पतली पतली लाइन्स होती हैं वो। और एक है मीटर गेज, एक होता है मीटर, मतलब जो बीच का, इन दोनों के बीच का, नहीं, ब्रॉड गेज और नैरो गेज के बीच में जो होता है मीटर गेज। तो ब्रॉड गेज लाइन्स हैव लेड ऑन द प्लेन एरियाज और लोअर ऑल्टीट्यूड रीजन। अब ब्रॉड गेज कहाँ होता है, सिंपल सी बात है, चौड़े रास्ते कहाँ पे आप एक ट्रेन को चौड़े रास्ते में कहाँ चला सकते हैं, जहाँ पे कि आप समझ लीजिए कि समतल ज़मीन हो, हम लोग जहाँ रहते हैं जैसे नीची ज़मीन हो, वहाँ पे आप ब्रॉड गेज बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। और लोअर ऑल्टीट्यूड रीजन, वेयर एज मीटर गेज एंड नैरो गेज लाइन्स हैव बीन लेड ऑन द मीडियम एंड हाई। अब मीटर गेज कहाँ था, थोड़ी सी जो ऊंची जगह है, जो टीले वाली जगह है, थोड़ी ऊंची जगह है, वहाँ पे मीटर गेज चलता है। और नैरो गेज कहाँ, हिली एरियाज, एकदम पहाड़ों पे, जैसे शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ऐसी जगहों पे जो ट्रेनें चलती हैं वो होती हैं आपकी नैरो गेज वाली ट्रेनें। तो इंडिया में टाइप्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन, इंडिया में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के जो टाइप्स हैं वो हैं पैसेंजर एंड गुड्स ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन जिसमें
हमारी जाती हैं, हमारी जो आमतौर पे लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन होती हैं, या गुड्स ट्रेन जिसमें सामान जाता है हम लोगों का। लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन, अब टूरिस्ट ट्रेन आप सबको पता है भैया, पैलेस ऑन व्हील्स तो हर किसी को पता है, जब से बना है वो तो खास है। तो वो स्पेशल जो टूरिस्ट ट्रेन होती हैं। रिक्रिएशनल ट्रेन्स, अब रिक्रिएशनल ट्रेन्स होती हैं कि जहाँ पे काफ़ी कुछ, वो ट्रेन के अंदर बहुत कुछ व्यवस्था की रहती है उन्होंने, मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, खाना पीना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ पैलेस ऑन व्हील्स से मिलता हुआ है। और विलेज रेल सर्विस, अब ये गांव खेड़े में जो रेलें चलती हैं एकदम अंदरूनी भागों में, विलेज, तो ये 4 जो हो गए रेल सर्विस। अब तीसरा हमारा कौन सा आ गया, लैंड हो गया, ज़मीन हो गई। अब सॉरी, दूसरा दूसरा जो आया हमारा वो है एयर ट्रांसपोर्ट। ज़मीन के बाद अब हम लोग आ जाते हैं हवे पे, कहते हैं ना हवे में मत उड़ो, तो हम ज़मीन से सीधा हवा में उड़ गए। एयर ट्रांसपोर्ट रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्टेशन फॉर द यूज़ ऑफ वेरी टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, एयरक्राफ्ट यूज़ की जाती है, सबको पता है भैया, प्लेन। एयर ट्रांसपोर्ट वो होता है इसमें प्लेन्स यूज़ की जाती हैं। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में एयर ट्रांसपोर्ट आज की डेट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब लोगों के पास वक्त कम है भैया, मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तो ये फटाफट लोग चाहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचो। एयर ट्रांसपोर्ट, अब तो फटाफट आप देश के अंदर भी जाना आना कर सकते हैं। विदेश तो जाते ही थे, अब तो देश के अंदर भी फटाक से चल। अब बम्बई में आप जाओगे अगर कलकत्ते से ट्रेन में, तो 28-30 घंटे लगते हैं, और फ्लाइट में जाओगे तो 2 घंटे 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो हुआ ना, तो इसलिए फ्लाइट उसमें प्लेन्स यूज़ की जाती हैं। एयरलाइन प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूजिंग डिफरेंट एयरक्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एयर नेविगेशन सर्विसेज। अब एयरपोर्ट्स की मदद से, और एयर नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं हमारे काफ़ी सारे, जो एयर नेविगेशन यानी हवाई जो नेविगेट करना, यानी दिशा निर्धारित करना, तो हवाई दिशा निर्धारित करना, और एयरपोर्ट की मदद से अलग अलग एयरक्राफ्ट एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैसेंजर्स एंड कार्गोज आर ट्रांसपोर्टेड इन दिस मोड। अब कार्गो फ्लाइट्स भी होती हैं, पैसेंजर फ्लाइट भी होती है। पैसेंजर फ्लाइट जिसमें हम आना जाना करते हैं, कार्गो हमारा सामान उसमें जाता है, तो कार्गो भी साथ ही में चलता है हमारे। और डिटेल्स जो हैं उनके एयर ट्रांसपोर्ट के, वो हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं यहाँ पे। एयर मतलब ये जो चीज़ें ज़रूरी हैं एक एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब हवाई जहाज़ या हवाई यातायात के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जो एयरक्राफ्ट को बनाए उनकी ज़रूरत होती है इसके लिए। एयरपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, जहाँ टर्मिनल्स होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्विसेज जहाँ बैठते हैं, वेट करते हैं, खाना पीना खाते हैं, वो हो गया। एयर नेविगेशन सर्विस एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयर नेविगेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी, नहीं तो भैया ऊपर हवा में ही एक्सीडेंट्स होने लग जाएंगे। तो वो लोग बताते हैं आप कितने डिग्री लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड पे हैं, आपको कितनी हाइट पे उड़ना है, कितना नहीं उड़ना है, वहाँ से एक और फ्लाइट आ रहा है। ये चीज़ें, जैसे रोड पे ट्रैफिक पुलिस होती है, वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है और एयर नेविगेटर होता है जो कि बताता है इन चीज़ों को। और है एयरलाइंस। अब एयरलाइंस की तो ज़रूरत सबको पता है भैया, एयरलाइंस होगी तो आप फ्लाइट बना के, मतलब ऐसा तो नहीं कि सारी फ्लाइट एक ही बंदा, अलग अलग एयरलाइंस होंगी तो सब खरीदें। आप फ्लाइट बना के रखोगे कहाँ, एयरलाइंस को बेचोगे, एयरलाइंस लेगा। तो अलग अलग एयरलाइंस आप सबको पता है आज की डेट में, स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, अलग अलग हो गए।